Hello students, this is our session second of economic classes of class 12. Actually we are already talking about that what kind of exploitation is going to be happen during Britishers in India. Actually हम लोगों ने पहले टॉपिक में पहले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था इन द होल कंट्री, हमारे पूरे देश में। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे हमने ये भी देखा था कि अगर किसी एक कंट्री के द्वारा अगर किसी दूसरे कंट्री का इंटरनल अफेयर्स, दैट मीन्स कि अगर उनका इकोनॉमी पॉलिसी अगर किसी दूसरे कंट्री के द्वारा अगर हैंडल किया जाता है तो वो किस तरह से वो हमारे कंट्री को इफेक्ट किया या फिर हमारे कंट्री का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इन सिंपल वे वी ऑल नो दैट व्हाट काइंड ऑफ ड्रेनेज ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू बी हैपन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, so after that our second topic is features of Indian economy on the eve of independence। अब देखिए फीचर्स की जब बात आती है, आपका क्लास 12 है, बोर्ड का एग्जाम है यहाँ पे, और आप लोग इस चीज को फीचर हमारे पास 10 फीचर्स है। 10 फीचर्स इट मींस अगर बोर्ड एग्जाम में देखिएगा तो आपको हर एक फीचर 10 फीचर से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही, या फिर अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन रेज होता है तो आपको यहाँ से कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। इसी कारण से हमने आपका 10 का 10 टॉपिक जो है इसमें हमने मेंशन किया है, और जो भी इसका एक्सपैंड वे में जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में वो अवेलेबल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखो स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच लिटिल और लेस ग्रोथ, जहां पे बहुत कम या फिर ना की मात्रा में जहां पर ग्रोथ हो, दैट इज नोन एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो ड्यूरिंग 1860 टू 1945 हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो था हमारा 0.5 पर एनम। अब एक चीज बात आती है पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा, दैट the whole income is divided by the number of population that gives us data of per capita income। जो पूरे कंट्री का इनकम को जब हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तब हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो रेज होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्टैग्नेंट इकोनॉमी में ड्यूरिंग 1860 टू 1945 जो हमारा पर कैपिटा इनकम जो था वो था हमारा 0.5% पर एनम, दैट इज वेरी लेस, बहुत ही कम था, सोच सकते हैं। फिर उसके बाद जब आइए, जब यहाँ पे 1925 से 1950 की बात की जाए तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो था 0.1% ओनली, 0.1%। तो सोच सकते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब वो धीरे धीरे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा सा इनिशिएट कर रहा है या फिर थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, इट मींस कि वहां पे डेवलपमेंट की बात ही नहीं है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही धीरे, बहुत ही लिटिल वे में ये क्या कर रहा है, आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है। आफ्टर दैट आवर सेकंड पॉइंट इज बैकवर्ड इकोनॉमी। एक्चुअली बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होता है? जब आपका पर कैपिटा इनकम क्या हो, बहुत ही लो हो, यानी कि बहुत ही कम हो। अब देखिए इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बता दिया है, जब टोटल हमारा इनकम जब डिवाइड होता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से तब हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो निकल कर आता है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखिए बैकवर्ड इकोनॉमी। देन बैकवर्ड इकोनॉमी में हमने बताया कि पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो होता है। अब जैसे देखिए ड्यूरिंग 1947 टू 1948 हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो क्या था, सिर्फ ₹230 पर एनम, यानी कि एक व्यक्ति की जो आय थी वो साल में थी सिर्फ 230 रुपया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का हमारा इकोनॉमिक कंडीशन था एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट ये जो हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, वी ऑल नो दैट कि हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है वो टोटली बेस्ड होता है मोस्ट ऑफ द पर्सन व्हाट, दैट इज 72% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, 72% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और जब 72% जब हमारा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है, लेकिन वहीं पे अगर जीडीपी की बात आए तो इनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कितना है, ओनली 50%। तो सोच सकते हैं एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एक्चुअली एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस होने का कारण भी था, एक्चुअली एट दैट पीरियड ऑफ टाइम वी डोंट हैव मॉडर्न मींस ऑफ टेक्निक्स, हमारे पास
इरिगेशन, फॉर एनी काइंड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारे पास थे नहीं। एक्चुअली एट दैट पीरियड ऑफ टाइम फार्मर्स आर ओनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। उनको इरिगेशन के लिए बस एक ही होता था कि अगर रेनफॉल अच्छा होता है तो उनका प्रोडक्टिविटी हाई होगा, अगर रेनफॉल अच्छा नहीं होता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। दैट्स व्हाई इनका जो जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए, अगर परसेंटेज वाइज अगर देखें तो पॉपुलेशन में 72% पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट इनका कंट्रीब्यूशन जो था जीडीपी में, अगर जीडीपी जैसे हम अपने पूरे कंट्री का जैसे जीडीपी निकालते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो इनका कंट्रीब्यूशन था दैट इज ओनली 50%। तो ये आप सोच सकते हैं, अगर यहाँ पे वीट की बात आए या फिर राइस की बात आए, तो वीट में अगर आप देखेंगे तो 660 kg पर हेक्टेयर में इनका कंट्रीब्यूशन था, और राइस में जो था इनका ओनली 710 kg था। ये सारा आपको नोट्स में मिलेगा फुल डेटा में, मैं नोट्स के साथ आपको ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा आपको। और ये एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर ओनली, उनका यही सोचना था कि अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक्चुअली उनके पास कोई मॉडर्न यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं था, इस कारण से हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस भी उस समय बहुत पीक पे था। आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हमने पहले भी पढ़ा था 11th क्लास में, जब हम लोगों ने प्रोडक्शन की बात की थी कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम जब हमारे यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ था, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल था, तो किस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हुआ था। एक्चुअली इसका मेन कंसेप्ट यही है कि जो भी हमारे हेवी मशीन इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल के जो भी हमारे कॉटेज इंडस्ट्री थे, वो सारे क्या थे, वो सारे एक्चुअली टोटली डिपेंडेंट थे जो हमारा ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था रॉ मटेरियल या फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ मॉडर्न ये मशीन्स जो था, ये सारा एक्चुअली जो था वो टोटली हमारा डिपेंडेंट था ब्रिटिश के इंपोर्ट पे। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे अगर ये सारे सामान की अवेलेबिलिटी करवाते थे तो हमारे यहाँ का ये इंडस्ट्रियल जो था, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो स्मूथली रन करता था। और अगर ये नहीं होता था तो हमारा अगर वहां से इंपोर्ट नहीं होता था तो हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस सेम का सेम रह जाता था, इसमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती थी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो उस समय का जितना भी सेक्टर था वो टोटली डिपेंडेंट था आपका ब्रिटिशर्स पे ही। ब्रिटिश एक्चुअली पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा होता था आपके कंट्री का। दैट्स व्हाई उनका यही कंसेप्ट था कि जो भी थे हमारे यहाँ के जितने भी सेक्टर थे टोटली क्या हो, उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। दैट्स व्हाई हमारा ये सारा सेक्टर जो था हमारा, जैसे अगर आप देखिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। बैकवर्ड इकोनॉमी कितना इकोनॉमी था हमारा 1947 से 48 तक ओनली ₹230 पर एनम, एक व्यक्ति की आय की सालाना जो था वो था मात्र 230 रुपए। आफ्टर दैट अगर आप देखिए एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में भी आपने देखा कि 72% पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, लेकिन उसका आउटकम हमारा जीडीपी में कितना हो रहा है, ओनली 50%। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी अभी आपने देखा। नेक्स्ट वन इज रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी मींस क्या होता है? रैम्पेंट पॉवर्टी मतलब गरीबी का ऐसा हालात जब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिल पाती थी, ये हमारा रैम्पेंट पॉवर्टी था। और इस तरह की पॉवर्टी जो थी इंडिया में उस समय पीक पे थी। एक्चुअली हम लोगों के पास, हम लोग के देश में उतने संसाधन नहीं थे। एक्चुअली जितने भी हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम था वो टोटली जमींदारी सिस्टम पे बेस हो गया था। तो ये सब भी हमारे यहाँ पे रीजन था, रैम्पेंट पॉवर्टी का रीजन था। यहाँ पे लोगों को 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट वन इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है कंट्री के डेवलपमेंट में। अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर से कंसेप्ट यही है कि हमारे कंट्री में कितने बिल्डिंग्स हैं इन द मीन्स ऑफ, अगर आप देखिए हॉस्पिटल है, कॉलेजेस है या फिर ड्रेनेज सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारा कुछ आ जाता है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यही है कि हमारे यहाँ पे अगर उस समय भी देखा जाए, अगर पहले कॉलोनाइजेशन पीरियड की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता था वो था 2100 मेगावाट ओनली, जो कि अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो 1 यूनिट के बराबर वो होता था। तो इसमें भी हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वी डोंट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर एजुकेशन और हायर एजुकेशन। लोग उस समय भी बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, अपने हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि उस समय भी हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर किस कंडीशन में था। आफ्टर दैट हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हम लोगों ने पहले भी देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि किस तरह से लोग जो है वो डिपेंडेंस होते हैं इंपोर्ट पे, कि अगर वहां से कुछ सामान आएगा, रॉ मटेरियल आएगा या फिर वहां से मशीन्स आएगा तब हम लोग जा करके इसको और अपलिफ्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, उस समय भी आर्म फोर्सेस की बात आती थी, इक्विपमेंट की बात आती थी, तो हमारे
हमारा कंट्री पूरे उसका जब इकोनॉमिक कंडीशन जब पूरा स्थिति जब उसकी खराब हो गई थी तो वो क्या किया था, वर्ल्ड बैंक के पास गया था कर्ज लेने के लिए कि भाई हमारा इकोनॉमी पूरा सही नहीं चल रहा है, प्लीज हेल्प अस। लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था कि वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि नहीं, हम आपको कर्ज तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको क्या दे सकते हैं, कंसेप्ट दे सकते हैं कि आप इससे अपने इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हो। तो वहीं पे कंसेप्ट आया था एलपीजी का, दैट इज योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस कारण से हमारे कंट्री का क्या हुआ था, चूंकि जैसे ही हमारे यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड ओवर हुआ था, हम लोग नहीं जान रहे थे कि किसी भी दूसरे कंट्री से हम लोग का बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो। इस कारण से क्या हुआ कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट चाह नहीं रहा था कि किसी भी तरह का अपना लिबरलनेस दिखाए या फिर प्राइवेटाइज कर दे या फिर ग्लोबलाइज कर दे अपने पूरे बिजनेस प्रोसीजर को। तो यहीं पे देखिए लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अगर शहरीकरण की बात की जाए तो शहरीकरण हमारे देश में अभी भी बोला जाता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, गांव का ही देश है हमारा भारत। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14% ओनली 14% ऑफ पीपल लिव इन अर्बन एरिया, ओनली 14%। और बचा कितना हमारा 86% पीपल आर लिव इन विलेजेस। तो ये बहुत बड़ा ह्यूज गैप है, क्योंकि हमारे पास अर्बनाइजेशन नहीं था, हमारे यहाँ शहर ज्यादा नहीं था, गांव ही चल रहा था। तो ये सब क्या है, दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद, आजादी के समय हमारा किस तरह का इकोनॉमिक कंडीशन था। क्योंकि शहर जो होता है, शहर में अगर आप देखें वहां पे बहुत इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे आईटी सेक्टर खुल चुके हैं, तो आप इस चीज का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक अर्बन एरिया और एक रूरल एरिया में कि किस तरह का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा भी एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में कि 72% लोग इंगेज तो है एग्रीकल्चर में, लेकिन इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, ओनली 50%। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे शहर ज्यादा था नहीं, टोटल एरिया जो था उसमें 40% सिर्फ हमारा अर्बन एरिया था एंड 86% रूरल। एंड द सेकंड लास्ट थिंग इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में क्या, अब यहाँ पे देखिए जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे और जब यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था, उसमें जो ब्रिटिशर्स के भी बहुत ब्रिटिशर्स ही एक्चुअली ऑल इन ऑल थे, लेकिन कुछ हमारे भी इंडियन मेंबर्स थे उसके। लेकिन जब ब्रिटिशर्स और गवर्नमेंट जब दोनों एक साथ मिल करके किसी को परफॉर्म करती है, दैट इज आवर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। एंड द लास्ट वन इज कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी को हमने इसलिए मेंशन नहीं किया था, ऐसे आप लिख लें, ये जो आपका लास्ट है 10 पॉइंट, दैट इज योर कॉलोनियल इकोनॉमी। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा आपके नोट्स में। और कॉलोनियल इकोनॉमी में किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, वी ऑलरेडी नो। सो अब एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क फ्रॉम आवर लाइव क्लासेस। एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए ये आपका सेकंड टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का, और हम लोगों ने यहाँ पे फीचर्स पढ़ा है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप लोग के लिए बेहतरीन रहेगा। इसका 10 का 10 पॉइंट, बस इसको आपका अपना मतलब जानना है और किस तरह से आप जस्ट अपने लैंग्वेज में इसको आप लिख सके, बस यही उम्मीद है। मैं आपको फिर से इसका कंसेप्ट देता हूँ। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, लिटिल और वेरी लो इनकम जब होता है ये हमारा स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। बैकवर्ड इकोनॉमी, जब लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या हो, बहुत कम हो, दैट इज आवर बैकवर्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस मींस व्हाट, लोगों की संख्या तो इसमें ज्यादा है काम करने की, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो क्या है, बहुत ही लो है। फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में हमने देखा कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट गुड्स। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट इज रैम्पेंट पॉवर्टी, ऐसी गरीबी जब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी खाने के लिए। एंड द सिक्स्थ वन इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल कॉलेजेस और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स जो होते हैं, या फिर अगर रोड की बात की जाए, अगर यहाँ पे अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें आप, तो जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अभी का जितना रेलवे लाइन का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का है, सिर्फ हमारे एक स्टेट यूपी का उस समय में हमारे पूरे होल इंडिया का रेलवे लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर अगर रोड की बात की जाए, देन वी हैव ओनली 100 किलोमीटर पक्का रोड, हमारे पास सिर्फ 1500 किलोमीटर पक्का रोड ही अवेलेबल था उसमें। हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से हम लोग ये ब्रिटिशर्स के गुड्स पे हम लोग डिपेंडेंट थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का भी हमने परसेंटेज बताया कि 14% पीपल आर लिविंग इन अर्बन एरिया एंड 86% ऑफ पीपल आर लिविंग इन रूरल।
एंड द सेकेंड लास्ट वन इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में क्या है, जब दो यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जब दोनों एक साथ यानी कि ब्रिटिशर्स और गवर्नमेंट जब दोनों एक साथ मिलकर के जब काम को परफॉर्म कर रहे थे, दैट इज आवर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। एंड द लास्ट वन इज कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी में भी आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक कंट्री जब दूसरे कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी जब हैंडल करता है तो किस तरह का इकोनॉमी इफेक्ट करता है किसी दूसरे कंट्री का, ये भी आप देख सकते हैं। इन फर्दर क्लासेस वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट टॉपिक। टिल नाउ आप जो भी इससे रिलेटेड नोट्स है मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा। सो बी विद अस, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।